नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरुद्ध दुबे। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और अपने सभी मित्रों को भी इस सेशन की जो जानकारी है उसको भेज दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। बहरहाल, आधुनिक भारत के इतिहास में अगली कड़ी यानी कि भाग 15 लेकर के मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। 14 भाग इससे पहले हम कवर कर चुके हैं। सारे भाग जो अभी तक कवर हुए उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कल यानी कि 14वें भाग में हम लोगों ने जो मराठा हैं उन मराठाओं में जो इनकी पेशवा है, पेशवा, उन पेशवाओं के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने बालाजी विश्वनाथ के बारे में जाना, बालाजी विश्वनाथ के बारे में। बालाजी विश्वनाथ के बाद हम लोगों ने बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, है ना। बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम के बाद हमारा डिस्कशन आगे बढ़ता हुआ बालाजी बाजीराव प्रथम तक पहुंच गया है। बालाजी बाजीराव, और इसमें भी अगर हम देखें, अगर हम देखें तो बाजीराव, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव जो हमने यहां पर लिखा हुआ है, यहां तक हम लोग पढ़े हैं कल, और इसमें वो स्थितियां हमने आपको बना करके दिखाई थी जिसमें आपने देखा कि 1761 के समय, इन्हीं के समय में 1761 में पानीपत के युद्ध जो है उसके होने की तैयारी हो गई थी। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, और इसके बारे में, पानीपत के युद्ध के बारे में और तमाम सारी चीजों के बारे में अब हम आज इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं लेक्चर की शुरुआत। इस लेक्चर की PDF आपको यहां से मिल जाएगी, ये आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर यहां पर जो टेलीग्राम दिया हुआ है यहां से जुड़ सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप, क्या नाम है, फेसबुक और इंस्टाग्राम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 में ही हम लोग मराठा राज्य और उसके संघ के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं, और आज हम, अगर हम मराठा संघ की बात करते हैं तो मराठा संघ में पेशवाओं में बालाजी बाजीराव के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसको आप बोलते हैं पानीपत का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इस पानीपत के तृतीय युद्ध के ऊपर ही हमारी आज चर्चा होने वाली है, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध पे आज हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध, और ये आपको 14 जनवरी सन 1761 में होते हुए दिखाई दे रहा है। मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो इसमें अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा हैं वो युद्ध करते हुए दिखाई देंगे, और अहमद शाह अब्दाली तो अफगान है ही, इधर मराठों की तरफ से बालाजी बाजीराव की ओर से नेतृत्व जो है वो जाएगा। तो इसके कारणों की अगर हम व्याख्या करें तो आपको मालूम है कि इस समय, जिस समय ये युद्ध होने तैयार हो रहा है, उस समय मुगल बादशाह जो है, या मुगल बादशाह की जो दुर्बलता है वो सामने आ चुकी है। मराठों के द्वारा मुगलों को सहायता करने का वादा किया गया था इस युद्ध में, ये भी एक युद्ध का कारण है। और साथ ही साथ मराठे जो हैं वो उत्तर भारत में अपनी शक्ति का जो विस्तार करना चाह रहे हैं, वो जो महत्वाकांक्षा है, वो महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हावी हो रही है। ये भी युद्ध के कारणों में जोड़ा जा सकता है। इधर अहमद शाह अब्दाली वो भारत में जो विदेशी मुस्लिम्स हैं उनको सहायता देने की नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और पंजाब और मुल्तान जैसे जो इलाके हैं उन पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। इसी सब इच्छा से ये सब जो युद्ध हैं, इस युद्ध का कारण जो है वो तय होता है। मतलब इन्हीं सब कारणों से युद्ध जो है वो प्रारंभ होता है। अब जब ये युद्ध प्रारंभ होगा तो अंततः तो आपको मालूम है कि मराठों की इसमें हार होती है, लेकिन इसमें पेशवा की तरफ से बाजीराव का एक नाबालिग बेटा था, विश्वनाथ राव, ये जो है सेना का नेतृत्व कर रहे थे।
विश्वनाथ राव, ये बालाजी बाजीराव जो हैं उनके बेटे हैं। बालाजी बाजीराव के बेटे, ये इनके बेटे हैं, ठीक है, विश्वनाथ राव, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये जो विश्वनाथ राव हैं बालाजी, ये लीड करते, मतलब इनके नेतृत्व में सेना का गठन करके लड़ने के लिए पानीपत के मैदान में भेजा गया। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ये नेतृत्व नहीं कर रहे थे, नेतृत्व कर रहा था इनका सेनापति बन जो था सदाशिवराव भाऊ। वास्तविक नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाए तो वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था? वास्तविक नेतृत्व जो है सदाशिव राव भाऊ, ये नेतृत्व कर रहे थे, ये सेनापति थे, चचेरे भाई भी हैं ये इनके, सेनापति, ये लीड कर रहे थे। बस नाम के तौर पर अगर देखा जाए तो नेतृत्व जो है वो विश्वनाथ राव के द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और थे जो इसमें युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कह सकते हैं मराठों की तरफ से, जिनका नाम था मल्हार राव होलकर। सूरजमल जाट ने जब विद्रोह किया तो सूरजमल जाट के विरोध में मराठों की तरफ से होलकर ने नेतृत्व किया था। वो अगर देखें तो वो भी इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में है, मल्हार राव होलकर। लेकिन मल्हार राव होलकर के बारे में यहां पे कहा जाता है कि ये युद्ध मैदान से भाग गए, युद्ध के मैदान से भाग गए थे, ये रहे नहीं। पानीपत का जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत जो है वो कह सकते हैं कि मराठों के पक्ष में है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आप लिख सकते हैं, इब्राहिम गर्दी। ये नाम आपको, जो तोपखाना था इनका, उस तोपखाने का नेतृत्व जो है वो यही कर रहे हैं। तोपखाना का नेतृत्व जो है वो इसके अंडर में किया जा रहा है, इब्राहिम खां वर्दी के नेतृत्व में। तो शुरुआत में मैंने कहा कि ये सब बहुत हावी हैं, हैवी हैं इन लोगों के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम देखें तो जैसे जैसे युद्ध की शाम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जो पलड़ा है वो अब्दाली की तरफ झुकता चला जाता है और मराठे जो हैं वो हारते रहते हैं। महत्वपूर्ण मराठा सरदार जो थे, जिसमें विश्वास राव, आप नाम लिख सकते हैं यहां पर, ये विश्वास राव जो थे, सदाशिव राव जो थे, जो मैंने यहां पर अभी लिखा है, ये दोनों नाम, इन दोनों लोगों की डेथ हो गई। जसवंत राव की डेथ हो गई, एक और अन्य मराठा सरदार थे जसवंत राव। मैंने बताया कि मल्हार राव होलकर जो है ये तो युद्ध छोड़ करके भाग गए। तुकोजी सिंधिया, इनकी भी इसमें डेथ हो गई, जो मराठा सरदारों में से एक थे। बाद में आगे चल करके इब्राहिम खां की भी डेथ हो गई, और इसके अलावा जनकोजी सिंधिया भी एक थे, जनकोजी सिंधिया, ये भी एक मराठा सरदार थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा हैं ये सब जो अंततः जो है यहां से कह सकते हैं कि बुरी तरीके से पराजित हुए हैं इस युद्ध में, और इनमें में से अधिकतर की जो है आप देख सकते हैं कि इन सबकी मृत्यु हो गई, ये सब मारे गए, इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो महादजी सिंधिया जो है उनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। महादजी सिंधिया, ये भी आगे काम आएंगे। ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, इनकी डेथ तो नहीं हुई लेकिन ये भी घायल हो गए, यानी कि युद्ध के लिए अब योग्य नहीं रहे यहां पर। तो ये सब लॉसेस जो है वो उठाने पड़े पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को, और बहुत बुरी तरीके से पराजित हुए। तो ये जो लॉसेस हुए, इन लॉसेस उस समय अगर हम देखें तो जो बालाजी बाजीराव हैं वो युद्ध में नहीं है, प्रत्यक्ष नेतृत्व या नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हीं के समय में ये युद्ध हुआ है।
जदुनाथ सरकार की अगर हम बात माने तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसने अपने परिवार से किसी को खोया ना हो या जिसके घर में कोई मातम ना हुआ हो इस युद्ध के दौरान। इतना बड़ा लॉस पानीपत के द्वितीय युद्ध में मराठा को हुआ है। बाद में कहा जाता है कि कोई व्यापारी था जो पेशवा के पास आकर के गुप्त सूचना के माध्यम से उन्हें बताता है कि कितने लॉस हुए। वो बताता है कि 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं और चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की गई या नहीं की जा सकी। ऐसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार के 2 बड़े सदस्य जो थे उनकी डेथ हो गई, महत्वपूर्ण सदस्य जो थे उनकी डेथ हो गई, महत्वपूर्ण सेनानियों की डेथ हुई और न जाने कितने अन्य सैनिक जो है वो मारे गए। इसका ये अर्थ निकाला गया। आरजी देसाई कहते हैं निश्चित रूप से अगर हम देखें एक स्टेटमेंट आप इस पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में आप याद रखेंगे। पानीपत का जो ये तृतीय युद्ध हुआ इसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट है जो कि आरबी देसाई जी के द्वारा दिया गया है। आरबी देसाई ये कहते हैं कि इस युद्ध ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया भारत के राज्य के संदर्भ में और वो ये था, देखिए उसके बाद अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर नहीं बना रहा क्योंकि अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया इसलिए क्योंकि वहां जहां से ये आया था वहां पर कुछ अस्थिरताएं सामने आ गई। तो ऐसा नहीं है कि बालाजी बाजीराव ने बदला लेने का प्रयास नहीं किया, बालाजी बाजीराव ने भी बदला लेने का प्रयास किया, वे सेना को लेकर के आगे की ओर बढ़े भी, लेकिन फिर वो आक्रमण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि फिर दिल्ली जो है वो छोड़ करके चला गया था। लोगों ने फिर समझाया बुझाया उनको। तो मुगल तो हार गए, मराठे भी जीते नहीं, अहमद शाह अब्दाली भी वहां रुका नहीं। तो अंततः फिर ये जो युद्ध हुआ इसका परिणाम क्या हुआ अगर देखा जाए तो एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई विशेष परिणाम सामने नहीं आया, लेकिन एक बहुत ही विशेष परिणाम आरबी देसाई जी ने बताया है। उन्होंने बताया है कि यह युद्ध यह निश्चित नहीं कर पाया, यह युद्ध यह निश्चित नहीं कर पाया कि आगे भारत का नेतृत्व कौन करेगा, भारत का या भारत की जो केंद्रीय शक्ति है जैसे अभी तक मुगलों के पास में थी, भारत पर कौन शासन या भारत का नेतृत्व का मतलब यहां पर शासन से कौन भारत पर शासन नहीं कर पाएगा, भारत पर शासन कौन करेगा, यह बात तय नहीं हो पाई इस युद्ध से। लेकिन यह अवश्य तय हुआ कि भारत पर किसका शासन नहीं होगा, किसका शासन नहीं हो सकता। और ये कौन था, ये कोई और नहीं मराठे थे, यानी कि मराठे भारत पर राज्य या राज नहीं कर पाएंगे। ये बात इस युद्ध से तय हो गई थी क्योंकि मराठों की बुरी तरीके से हार हुई थी। मैंने बताया हर फैमिली से लॉसेस हुए और क्योंकि मुगल तो अयोग्य थे ही, अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया, अवध का नवाब का कोई मतलब नहीं था यहां पर। तो सिंपल सी बात यह है कि अभी ये किस्मत जो है किसकी तरफ जाएगी पता नहीं। बहरहाल कुछ समय बाद अपने इतने सारे करीबी लोगों को क्योंकि बालाजी ने खो दिया था इसलिए बालाजी की भी इसी अफसोस में मृत्यु हो गई और इसके बाद उनका जो बेटा है, जो अल्पवयस्क बेटा है माधवराव, वो गद्दी पर बैठा। तो अगला जो पेशवा है वो पेशवा है पेशवा माधवराव। नेक्स्ट पेशवा जो आपको मिलेंगे ये कौन मिलेंगे, पेशवा माधवराव। इनको हम पेशवा माधवराव प्रथम कहेंगे क्योंकि अभी आपको एक और माधवराव मिलेंगे। 1761 में ही ये युद्ध खत्म हुआ है या हुआ है। तो यहां 1761 से लेकर के 1772 तक इनका जो है पेशवाई आपको देखने को मिलेगी, पेशवा माधवराव।
लेकिन क्योंकि ये अल्पवयस्क है, अल्पवयस्क है, तो इस वजह से ये शासन की सीधी बागडोर जो है इसके पास नहीं। मतलब पेशवा की गद्दी पर ये बैठाए गए हैं, लेकिन शासन जो है उस पर उसका कार्य जो है वो इसके चाचा कर रहे हैं, रघुनाथ राव। इनके चाचा हैं रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। इनको आप राघोबा के नाम से भी जानते हैं। कई जगहों पे लिखा जाता है कि राघोबा जो हैं वो योग्य जरूर थे लेकिन कुछ स्वार्थी भी थे, ऐसा कहा जाता है। और दूसरी तरफ पेशवा माधव राव जो है वो अल्पवयस्क है, तीक्ष्ण बुद्धि का है, वो समझता है कि शासन कैसे चलाना है, लेकिन उसकी उम्र छोटी है। तो आगे चल करके जब समय उचित आता है तो ये शासन की जो केंद्रीय कमान है, जब ये थोड़ा बड़ा होता है माधव राव, तो अपने हाथ में ले लेता है। और बाद में जो राघोबा हैं उनको और उनके जो दीवान थे सखाराम बापू, इनका दीवान है, इसका नाम है सखाराम बापू, सखाराम बापू। इन दोनों को, ये दीवान के पद पर था और ये चाचा जो थे ये मुख्य संरक्षक के पद पर थे। तो इन दोनों को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा, पद त्याग करना पड़ा। मतलब इन्हें जो है क्या करना पड़ा, पद त्याग करना पड़ा, क्योंकि जो चीजें थी वो उन्होंने संभाल लिया। और ये माधवराव प्रथम के विरोधी थे, पर क्योंकि भले ही आपने इनको अपने सहायक पद से हटा दिया है, परंतु फिर भी आपको कोई राजनीतिक विशेषज्ञ तो चाहिए ही। तो इसलिए माधवराव ने नाना फडणवीस को, माधवराव ने क्या किया, नाना फडणवीस जो थे, फडणवीस, इनको अपना सहायक नियुक्त किया, इनको अपना सहायक नियुक्त किया। और इन्हीं की सहायता से अपनी पेशवाई जो है फिर माधवराव पेशवा ने आगे चलाई। लेकिन जिस समय माधवराव पेशवा गद्दी पर बैठा है उस समय उसके पास में कोई कम परेशानियां नहीं है। हालांकि इतिहासकारों ने यह लिखा कि पेशवाओं में जब हम सुदृढ़ पेशवाओं का जब नाम लेते हैं तो उसमें पेशवा माधवराव प्रथम का नाम आता है। बहुत सारी परेशानियां थी। सबसे बड़ी परेशानी तो मराठा सरदार, अब जब ये इनका पद त्याग करवा दिया गया तो दूसरी जो मराठा शक्तियां थीं उनको इनके प्रति भड़काया करते थे। तो आंतरिक जो विद्रोह है मराठा सरदारों के, फूट डालने वाली जो चीजें हैं वो चल ही रही थी, जिसमें इनका योगदान माना जाता है कई जगहों पर। इसके अलावा हैदराबाद के जो निजाम हैं वो मराठों से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मराठे जो है बार बार, उनकी जो शक्ति थी बढ़ रही थी, उनसे वो बहुत परेशान थे। तो उनके पुराने दुश्मन थे। मतलब एक तरफ अगर आप देखें तो ये आंतरिक विद्रोह जो है, आंतरिक विद्रोह से ग्रसित हैं। दूसरी तरफ देखें जो निजाम है हैदराबाद का, निजाम हैदराबाद का, वो इनका शत्रु है। तीसरी तरफ देखें जो निजाम है हैदराबाद के अलावा कर्नाटक का, कर्नाटक का, वो कर्नाटक का निजाम जो है वो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है। और अंग्रेजों के साथ मिल करके जो दक्षिण का हिस्सा है, वो पेशवा के जो दक्षिण के हिस्से हैं, मराठों के जो दक्षिण के हिस्से हैं, उस पर जो है वो कब्जा करना चाहता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसके अलावा दक्षिण में आप एक नाम और ले सकते हैं, दक्षिण में एक नाम आप हैदर अली का लिख सकते हैं। हैदर अली ये नई शक्ति के रूप में उभर रहे थे, नई शक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में उभरे। तो ये भी एक चैलेंज है एक तरीके से देखा जाए। और ये सब चीजें इसी समय हो रही हैं, ये सब चीजें जो हैं इसी पेशवा माधवराव सेकंड के समय में ही हो रही हैं। और साथ ही साथ पूना का जो राजकोष है, पूना दरबार का, पूना दरबार जो है उसका जो राजकोष है, राजकोष, वो भी क्या हो रहा है, वो भी खाली है, रिक्त है। यानी आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत परेशानी है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भी बहुत सारी परेशानी यहां पर देखने को मिल रही हैं। और इन सब से माधवराव ने एक एक करके अपने आप को मुक्त किया, अपने आप को बचाया, ऐसा नहीं कि नहीं बचाया, और इसी वजह से वो श्रेष्ठ पेशवाओं में से एक गिने गए। अब अगर हम ये जो शक्तियां मैंने जो बताया कि जो इनके विपरीत स्थिति में उभर रही हैं, उसमें किसी तरीके से उन्नति करने के लिए या उससे बचने के लिए उससे हल क्या निकाला गया है। माधवराव प्रथम ने अगर देखें तो जो हैदराबाद निजाम है उसे 2 बार पराजित किया,
हैदराबाद का जो निजाम है, हैदराबाद का जो निजाम है उसे 2 बार पराजित किया। इतना ही नहीं, जो दूसरी शक्तियां हैं, जैसे कि हैदर अली की बात कर लें, हैदर अली को तो 4 बार हराया है, हैदर अली को भी पराजित किया, हैदराबाद के निजाम को भी पराजित किया। रघुनाथ राव जो इन सब के पीछे ये बड़े कारण माने जाते हैं, रघुनाथ राव को इन्होंने कैद कर लिया। रघुनाथ राव, इनको क्या कर लिया, कैद कर लिया। रघुनाथ राव वही राघोबा जिनको कहा जाता है, उनको जो है इन्होंने कैद कर लिया। तो इस तरीके से जो उनकी विपरीत परिस्थितियां, उसके ऊपर उन्होंने अच्छा जो है कमांड किया है। उसके बाद अपने राज्य का विस्तार भी किया है। मल्हार राव की अगर बात करें, पानीपत के द्वितीय युद्ध में जरूर वो मैदान छोड़ के भाग गए, लेकिन 1766 में मल्हार राव ने उत्तर भारत में जो मराठा प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखा। एक बार फिर से मालवा और बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, मालवा बुंदेलखंड, ये इन्हीं के समय में पुनः विजित किए गए, पुनः प्राप्त किए गए। तो जो किंगडम का जो एक्सपेंशन है वो इनके समय में हुआ है। इतना ही नहीं, मुगल बादशाह, आपने शाह आलम द्वितीय का नाम सुना होगा, वो भाग गया था। तो भागे हुए मुगल बादशाह शाह आलम जो द्वितीय हैं, इनको अपनी मुगल बादशाहत फिर से मिली, या मुगल बादशाहत इनको मिली, तो जो मुगल सिंहासन है वो दिलाया है, सिंहासन दिलाया। अब ये सिंहासन दिलाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके बदले में कुछ ना कुछ मुगल बादशाह ने इनको दिया होगा। क्या दिया था? बदले में 4 लाख रुपया नगद, 4 लाख रुपया। इसके अलावा कड़ा और इलाहाबाद भी प्रदान किया गया, कड़ा और इलाहाबाद, यहां की जो किले हैं वो इनको दिए गए। लेकिन इन्हीं सब चीजों से गुजरता हुआ, मराठा शक्ति को स्ट्रांग करता हुआ ये नवयुवक 27 वर्ष की आयु में ही 27 वर्ष की आयु में ही 1772 में इनकी मृत्यु हो गई। कुछ रोग लग गया था इनको, किसी रोग के कारण इनकी डेथ हो गई। और जब इनकी डेथ हुई तो इस पर भी इतिहासकारों की टिप्पणी आई, इस पर भी, इनकी मृत्यु पर भी इतिहासकारों की कुछ टिप्पणी आई। जैसे पानीपत के युद्ध के बाद जदुनाथ सरकार वगैरह की टिप्पणी आई थी, उसी तरीके से इनकी भी टिप्पणी आई। यहां पर भी ग्राउंड डफ नाम के इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो मृत्यु है, यहां पर जो ये मृत्यु हो रही है इस पेशवा की, पानीपत से भी अधिक हानिकारक है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अब देखिए यहां पर ये क्या कह रहे हैं, माधव राव प्रथम की मृत्यु पानीपत से अधिक, पानीपत से अधिक। पानीपत का मतलब पानीपत का जो युद्ध हुआ है, और ये पानीपत के तृतीय युद्ध की ही बात हो रही है, इतना तो स्वाभाविक रूप से आप समझ ही सकते हैं। तो पानीपत के युद्ध से अधिक हानिकारक है, हानिकारक। ये ग्राउंड डफ ने ये बात कही है। किसने कही है? ये ग्राउंड डफ ने ये बात कही है। इसी तरीके से एक स्टेटमेंट और आता है, इसी तरीके से एक स्टेटमेंट और आता है सरदेसाई का। उन्होंने भी कहा कि माधवराव की मृत्यु जो है वो पानीपत से अधिक महंगी थी। सरदेसाई का कहना क्या है? माधव की मृत्यु, और वो भी 27 साल का है। सोचिए अगर आप एक ठीक ठाक जीवन जिए होते तो कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते थे, जिस प्रकार की दूरदर्शिता आप प्रदर्शित करते थे। तो उन्होंने कहा कि माधवराव की मृत्यु पानीपत से अधिक महंगी है, पानीपत के युद्ध से अधिक महंगी पड़ी, अधिक
महंगी पड़ी। जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आपको आसानी हो रही होगी अब हमारे साथ लिखने में, क्योंकि न सिर्फ मैं चीजों को आपको बता रहा हूं बल्कि चीजें लिख करके समझा भी रहा हूं, दिखा भी रहा हूं। तो अब कोई वजह नहीं बनती है कि आप अपने नोट्स ना बना पाए। और मैं फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं भाई कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सर नोट्स कैसे बनाएं, क्यों परेशान हो भैया इतना? क्या आप कोई प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट थोड़े ही हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। और मैं एक नहीं 10 बार कह चुका हूं कि यूपीएससी प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप औपचारिक रूप से जब एग्जाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं और एक दिन आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है तब आप अधिकारी होते हैं। अधिकारी पहले बनिए, केवल औपचारिकता रह जाए परीक्षा। अगर आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, आपको लगता है कि आप प्रशासन के लिए योग्य हैं, आपको लगता है कि लोक सेवा इतनी आसान होगी, लोक सेवा अधिकारी बनना चाहते हैं और अभी आपको ये नहीं मालूम कि हमें नोट्स कैसे बनाना है, अभी आपको ये नहीं मालूम है कि सर इसको हम लिखते चलें या ना लिखते चलें। बहुत अजीबोगरीब तरीके के प्रश्न मिलते हैं हमको सुनने में। कोई व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था एक दिन, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, सर जितना आप पढ़ा रहे हैं इतना ही सफिशियंट है या इससे बाहर भी कुछ आएगा? भाई मैं कहता हूं कि जितने भी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, अगर वे सारे भी आकर के बैठ के बोल दें कि जितना मैंने पढ़ाया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है। यूपीएससी उनसे पूछ करके थोड़ी प्रश्न बनाएगा। और मैं भी आपके लिए इतिहास आपको याद नहीं करा रहा हूं, आपके अंदर केवल समझ विकसित कर रहे हैं इसके माध्यम से। अब अगर आप इसको एक रटने वाले विषय के रूप में देख रहे हैं कि यही पूछा जाएगा, किसकी मृत्यु के बाद लॉसेस क्या हुए, किसने कहा, तो ये एक स्टैटिक पॉइंट है। आप इतिहास को समझिए। बहरहाल इन छोटे छोटे पॉइंट से थोड़ा उबरने का प्रयास करें। अब जबकि माधवराव की डेथ हो गई, तो माधवराव के जो बाद के जो निजाम बने, पेशवा जो बने, उनमें उतनी ज्यादा स्थिरता नहीं रही और धीरे धीरे पेशवाई इन्हीं के बाद डिक्लाइन होती चली गई। बाद में माधवराव का भाई नारायण राव जो है वो गद्दी पर बैठा। नारायण राव ने किया। ये कौन है? ये माधव का भाई है, माधवराव का भाई, माधवराव का भाई है नारायण राव, जो कि बहुत लंबे समय तक गद्दी पर नहीं रहे, तकरीबन 1772 से लेकर के 1773 के आसपास तक ही रहे, 72-73 तक उनका कार्यकाल। उसके बाद पेशवा माधवराव का वध कर दिया गया, इनका वध हो गया, इनको मार डाला गया और इनकी जगह पर रघुनाथ राव, रघुनाथ राव वही हैं जो राघोवा के नाम से जाने जा रहे हैं। और ये 1773 से लेकर के 1774 तक रहे। तो ये भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बने रहे गद्दी पर। ये पेशवा जरूर रहे, लेकिन इनका मंत्री था सखाराम बापू, जो पहले नाम लिया था। तो सखाराम बापू जो है, और जो नाना फडणवीस मैंने बताया था, जो एक तरीके से सलाहकार थे पेशवा माधवराव प्रथम के, नाना फडणवीस, इन दोनों लोगों ने, नाना फडणवीस, इन दोनों लोगों ने हत्या कर दी, या रघुनाथ राव को जो है वो मार डाला, यानी रास्ते से हटा दे, इनका वध कर दिया गया। और जब इनका वध हो गया, वध कर दिया गया, तो नाना फडणवीस ने एक परिषद बनाई, जिस परिषद को बोला गया 12 भाई परिषद। 12 भाई परिषद। इन्होंने एक परिषद बनाया, काउंसिल बनाया, और ये किसने बनाया? फडणवीस ने बनाया। और ये जो 12 भाई परिषद बनी, जिसको काउंसिल ऑफ रीजेंसीज के नाम से जाना जाता है, काउंसिल ऑफ रीजेंसीज या रीजेंसी, इसी को काउंसिल ऑफ रीजेंसी या 12 भाई परिषद कहते हैं, जो नाना फडणवीस ने बनाई थी। इस काउंसिल ने अगला जो पेशवा चुना वो नारायण राव को चुना। किसको चुना? नारायण राव।
ये नारायण राव जो है वो अगले पेशवा बने। और ये जो नारायण राव हैं, इन्हीं को ही माधव नारायण राव, इनको ही माधव नारायण राव, क्योंकि ये नारायण राव अलग हैं। ये जो माधव नारायण राव है, यहां पर हम नारायण राव की जगह बजाय अगर माधव नारायण राव ही लिख दें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज मैं यहां से हटा करके यहीं पर ही लिख दे रहा हूं। तो जो अगला जो नेता बना या अगला जो पेशवा बना वो माधव नारायण राव हुए। और माधव नारायण राव जो हैं ये नारायण राव के बेटे हैं, नारायण राव के बेटे। और यही माधव नारायण राव जो हैं ये माधव राव द्वितीय भी कहलाते हैं। इन्हीं को ही माधव राव द्वितीय कहा जाता है। यही अगले पेशवा बने। तो आप माधव राव द्वितीय कह लीजिए या माधव नारायण राव द्वितीय कह लीजिए, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, जो कि नारायण राव की मृत्यु के बाद जब रघुनाथ राव बैठा और उसके बाद जो काउंसिल बनी, उस काउंसिल ने इन्हें पेशवा बनाने का फैसला लिया है। तो 1774 से लेकर के 1796 के आसपास तक ये जो है पेशवा बने रहे। 1774 तक रघुनाथ राव पेशवा बने, 73 तक माधव राव बने, 72 में इनसे पहले आपने देखा मृत्यु हुई है किसकी मृत्यु हुई है? जो माधवराव प्रथम है। ठीक है, तो ये क्रम समझ में आ गया होगा आपको कि किस किस के बाद किन किन की मृत्यु हुई और अंततः जो है आपको कौन पेशवा के रूप में देखने को मिल रहा है। और जब माधवराव सेकंड जब पेशवा बने तो ये कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मतलब अब ये इनका जो समय है, इनके समय से मराठाओं की जो शक्ति है वो धीरे धीरे और ज्यादा क्षीण होती चली गई। और आगे चल करके अब ये पेशवा हैं, लेकिन इसी दौरान अगर देखें तो इनके पेशवा के पद पर बैठने का कार्य एक तरीके से कहीं ना कहीं फडणवीस के द्वारा हो रहा है। तो इनके ऊपर फडणवीस का बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि पावर रहता था या रोक रहती थी, या इनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा ये काम नहीं कर पाते थे। मुक्त होकर के कार्य करने की जो प्रणाली थी वो नहीं थी। तो उस समय तक अगर हम देखें तो मराठों में दो सूत्रधार हो गए थे, एक महादजी सिंधिया और दूसरा नाना फडणवीस। दो सूत्रधारों का नाम आपको यहां पे याद रखना है, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, आपने इनका नाम सुना था, ये घायल हो गए थे, वही है। अब इन दोनों लोग एक तरीके से देखा जाए तो पेशवा जो है यहां पर बस पेशवा बना हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप में इनके बीच में खींचातानी चल रही है। तो कभी कभी इनके आपस में सहयोग होते थे, कभी संघर्ष होते थे। और ये सहयोग संघर्ष की कहानी अंततः अगर हम देखें तो इनको पतन की तरफ ही ले गई। 1794 में महादजी सिंधिया की डेथ हो गई। 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद अगर हम देखें, इनकी मृत्यु के बाद अगर हम देखें तो नाना फडणवीस पूरी तरीके से कंट्रोलिंग पावर में आ गए। अब नाना फडणवीस से मुक्त होने का प्रयास माधवराव द्वितीय ने बहुत बार किया, लेकिन जब अंततः यह असफल रहा तो 1796 में 1796 में माधवराव ने आत्महत्या कर ली। तो ये माधवराव जो पेशवा हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई। माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद 1796 में राघोबा का बेटा रघुनाथ राव, जिनको राघोबा कहा जाता है, वो बाजीराव द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। तो अगला जो पेशवा बना वो राघोबा का बेटा राघोबा का बेटा बाजीराव द्वितीय, ये गद्दी पर बैठा। मतलब ये अगला पेशवा बना। और क्योंकि 1796 में मृत्यु हुई थी माधवराव द्वितीय की, तो 1796 से लेकर के 1818 तक, 1796 से लेकर के 1818 तक ये पेशवा रहे। और आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों ने
मराठों के ऊपर 1818 में नियंत्रण स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली थी। तो मतलब पूरी तरीके से जो शक्ति क्षीण हो गई वो तकरीबन 1818 में हुई। अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए का, ये बाजीराव जो द्वितीय थे, इनको 8 लाख रुपए वार्षिक इनकी पेंशन तय कर दी और इनकी पेंशन तय करके इनको भेज दिया गया बिठूर। ये पॉइंट समझ में आया? इस तरीके से अगर हम देखें, अच्छा जब बिठूर इनको भेज दिया गया तो उसके बाद बालाजी बाजीराव का एक दत्तक उत्तराधिकारी है जिसको धुंधु पंत के नाम से जानते हैं। धुंधु पंत ये दत्तक उत्तराधिकारी थे और इस दत्तक उत्तराधिकारी का उत्तराधिकार जो है अस्वीकार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इन्हीं धुंधु पंत को ही आप नाना साहेब के नाम से जानते हैं, नाना साहेब। और ये वो नाना साहेब हैं जिन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इससे पहले भी एक नाना साहेब थे, वो नाना साहेब की बात नहीं है, ये नाना साहेब दूसरे हैं। तो ये अल्टीमेटली हम देखें तो जाकर के ये हमारी पूरे पेशवा हैं जो हमने आपको यहां पर पेशवाओं के बारे में बताया। इसके बाद में अगली जो कहानी मराठाओं के साथ जुड़ती है वो आंग्ल मराठा युद्ध की होती है। वो जो अगली कहानी जुड़ेगी वो किसकी जुड़ेगी? आंग्ल मराठा युद्ध की। अब इससे पहले कि मैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में आपको कुछ बताना शुरू करूं, एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि यहां तक सारे पेशवा क्लियर हैं, किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी, तो एक बार मुझे लिख करके बताइए, स्क्रीनशॉट लेकर के मैं अगले दिन जो है आपके समक्ष जो उत्तर देने का प्रयास करूं। तो आप अपने प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, प्रश्न दे दीजिए। अगर आपके मन में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यस लिखिए, सारी चीजें क्लियर है। मैं आपको फिर बता दूं कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा इस चैप्टर को, इस यूनिट को। इतने ज्यादा भागों में मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मराठाओं को भी मैं मैसूर की तरह, अवध की तरह, बंगाल की तरह एक एक या दो दो लेक्चर में खत्म कर सकता था, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका और काफी लंबा कार्यकाल आपको देखने को मिल रहा है। अभी भी थोड़े पॉइंट्स बचे हैं। आंग्ल मराठा युद्ध होने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो माना जाता है सूरत की संधि। सूरत की संधि, और सूरत की संधि जो है ये आपको 1775 के आसपास देखने को मिलती है। और हम यहां पर फिर से वापस जाएंगे और देखेंगे 1775 के आसपास कौन है। जरा देखिए 1774 में, 1774 तक यहां पर रघुनाथ राव का कार्यकाल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज हमको यहां पर देखने को मिल रही है। और 1774 से आगे आप देख रहे हैं माधव राव द्वितीय है, ये गद्दी पर बैठे हुए। ठीक, समझ में आ रही बात, हाँ या नहीं? यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, इस मिस्टेक को थोड़ा हम सही करते हैं। यहां पर वध वाला जो पॉइंट है वो इनके लिए था, मैंने शायद यहां दोबारा भी वध लिख दिया, इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा भाई। ये यहां पर नहीं लिखा जाएगा। ये है कि यहां पर इसको रिमूव कर दिया गया, मतलब जो नारायण राव थे, नारायण राव का मंत्री ये है सखाराम बापू, और सखाराम बापू और नाना फडणवीस इन दोनों ने मिलकर के रघुनाथ राव का विरोध किया। विरोध किया, क्या किया यहां पर? इन दोनों लोगों ने विरोध किया और पेशवा के पद से हटाया जा सके और उसकी जगह पर दूसरा पेशवा बैठाया जा सके, इसके लिए नाना फडणवीस ने 12 भाई परिषद की स्थापना की है। तो ये चीज आप सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि ये वाला जो काम हुआ है ना, इसी काम ने आगे चल करके सूरत की संधि जो है वो तय करी है। एक्चुअली वास्तविक बात ये है। तो भाई इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में। पीछे की स्लाइड मैंने आपके लिए ओपन कर दी है। रघुनाथ राव को हटाया है सखाराम बापू और नाना फडणवीस ने, इन्होंने विरोध किया है। उसके बाद 12 भाई परिषद बनी है, जिसने माधव राव यानी नारायण राव का जो बेटा है उनको गद्दी पर बैठाया है, माधव राव सेकंड के रूप में, पेशवा के रूप में। लेकिन जब इनको
पेशवाई से हटाया गया या जब इनका विरोध किया गया तो ये पहुंच गए अंग्रेजों के पास और इन्होंने ही ये संधि करी। तो जो ये सूरत की संधि है ये रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हो रही है और अंग्रेजों ने भी जल्दीबाजी में ये संधि कर ली है, ये भी बात है, पर इसमें कोई अंग्रेजों का नुकसान नहीं है। बंबई परिषद जो उस समय थी, भाई अलग अलग काउंसिल्स हैं, बंबई है, मद्रास है, और 1775 की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उस रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल की गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर अगर देखा जाए तो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को रखा था। लेकिन बंबई की जो प्रेसिडेंसी है, बंबई की जो परिषद है, उसने गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से बिना पूछे, ध्यान रखेंगे, बंबई परिषद ने गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है, उसकी परिषद से बिना पूछे, बिना परामर्श के ये संधि की। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बंबई ने आनन फानन में ये संधि कर ली और जब संधि करी तो इसमें क्या क्या हुआ, क्योंकि राघोबा जो है वो पेशवा से हटाए गए थे, तो सबसे पहली जो शर्त है, अगर हम शर्तों की बात करें तो सबसे पहली जो शर्त है वो यही है, सबसे पहली शर्त ये है कि राघोबा को पेशवा बनाने हेतु सैन्य सहायता कौन प्रदान करेगा? अंग्रेज देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों की सहायता से राघोबा जो है वो पेशवा बनने के सपने देखने लगे। अंग्रेजों ने 2500 सैनिकों की सहायता भेजी, लेकिन यह कहा कि इन सैनिकों का जो खर्चा है, इनका जो खर्च है, इनका जो व्यय है, ये राघोबा उठाएंगे। ठीक है, ये हम सैनिक भेज दे रहे हैं लेकिन खर्चा तुमको उठाना है। दूसरा, ये तो अंग्रेजों की तरफ से दिया गया एक तरीके से राघोबा को, लेकिन जब राघोबा पेशवा बनेंगे तो ये क्या क्या देंगे, क्या क्या रखा गया संधि में? तो एक तो आपको ये व्यय उठाना है, खर्चा उठाना है। दूसरा, सालसेठ और बसीन, सालसेठ, बेसीन और अन्य जो छोटे छोटे द्वीप हैं, अन्य छोटे छोटे जो द्वीप हैं, इन द्वीप पर अब अंग्रेजों का कब्जा होगा, यह भी कहा गया। इसके बाद यह भी कहा गया कि सूरत और जो भड़ोच है, यहां से जो व्यापारिक लाभ जो हैं, इस व्यापारिक लाभ में भी हिस्सेदारी होगी, इस व्यापारिक लाभ में भी हमें हिस्सेदारी चाहिए, यह बात भी कही गई। जो आय होगी उस आय का लाभांश हमको भी चाहिए। चौथा, मराठे जो हैं ये बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण जगहें थी, यह भी कहा गया। इसके बाद यह भी कहा गया कि यदि अगर आप पूना दरबार के साथ कोई संधि करते हैं, पूना दरबार के साथ यानी पेशवा जो पुराने हैं उनके साथ कोई संधि करें तो उसमें अंग्रेज भी शामिल होंगे, ये वो सारी संधियां थीं, संधि की शर्तें थीं जो आपको देखने को मिलती है किसमें? आंग्ल मराठा युद्ध से
पहले, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से पहले जो सूरत की संधि हुई है उसमें, इसमें रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच जो हो रही, तो रघुनाथ राव अंग्रेजों की तरफ जाके मिले थे और बस यहीं से अंग्रेजों को लगा कि ये सही टाइम है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो अंग्रेजों ने कोई खुला युद्ध तो सामने सामने कभी किया ही नहीं। मुगल कमजोर हुए तो उनका लाभ उठाया, मुगल मजबूत थे तो एक बार दुस्साहस किया था, औरंगजेब ने जबरदस्त मार लगाई थी, फिर दोबारा कभी भी उन्होंने उभरती हुई शक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाया। निजाम, कर्नाटक के नवाब, ये सब क्या थे, बिखर रहे थे तभी इंटरफियर किया। अभी तक आप नहीं इंटरफियर कर पाए मराठों में, अब जब मराठे कमजोर हुए तब आप इंटरफियर कर रहे हैं। यही हाल बंगाल का है, यही हाल अवध का है, यही हाल राजपूतों का है। ब्रिटिशर्स ने कभी भी सशक्त भारतीय शक्ति के खिलाफ झंडा शायद ही कभी उठाया, और जब उठाया तो मार भी पड़ी। बहरहाल, तो ये वो कारण हैं जो आगे आंग्ल मराठा युद्ध को तय करेंगे। ये संधि कारण बनेगी, ये भी कैसे बनेगी इसके बारे में हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तो आज के एपिसोड तक आपको जो मराठा में जो कह सकते हैं कि जिनको आप कहते हैं पेशवा वंशावली जो है वो क्लियर हो गई। लेकिन पेशवा वंशावली जब क्लियर हो गई है तो मैं आपको यहां पर पेशवाओं के बारे में उनकी वंशावली लिख देता हूं, जिससे कि आपको याद रहे। पेशवा वंशावली, किसके बाद कौन पेशवा बना, एक लाइन से लिख दे, क्योंकि ये भी उतने ही कंफ्यूजिंग है जितने आपने मराठा छत्रपति के बारे में देखा था। ठीक है, तो इन मराठा राज्य में जो पेशवाओं की जो वंशावली है उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो पेशवा वंशावली जब शुरू करेंगे तो भाई इसमें सबसे पहला नाम किसका आएगा, बालाजी विश्वनाथ का आएगा, स्वाभाविक सी बात है। बालाजी विश्वनाथ, ये आपको प्रथम पेशवा के रूप में दिखाई देंगे और यहीं से पेशवा वंशावली जो है वो प्रारंभ होगी। 1713 से लेकर के 1720 ये इनका कार्यकाल है और ये हैं प्रथम पेशवा। आप ऐसे समझ लीजिए, पेशवाओं में पेशवा वंशावली जब शुरू हो रही तो पहला नाम इन्हीं का आ रहा है। ठीक है, अब इनके बाद कौन आएगा, इनके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि बाजीराव प्रथम आएंगे। पेशवा विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, इनका कार्यकाल थोड़ा ज्यादा लंबा रहेगा, 1720 से लेकर के 1740 तक इनका कार्यकाल रहा और इस प्रकार से ये द्वितीय पेशवा बने, ये दूसरे पेशवा कहलाए बालाजी बाजीराव माफ कीजिएगा, बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम के बाद दो धड़ आपको देखने को मिलेंगे, एक बालाजी बाजीराव और दूसरा रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव तीसरे पेशवा बने। तीसरे पेशवा कौन बने, बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव जो तीसरे पेशवा बने हैं ये 1741 से लेकर 1740 से लेकर के 1761 तक ये पेशवा रहे और इस प्रकार से इनको हम चौथा पेशवा, माफ कीजिएगा तीसरा पेशवा कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर इनका नाम आप लिख लीजिएगा, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के बाद फिर तीन धड़ आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा माधवराव प्रथम, एक आपको मिलेगा माधवराव प्रथम। बालाजी बाजीराव के बाद अगर आप देखेंगे तो बालाजी बाजीराव के बाद में माधवराव प्रथम जो हैं वही आगे अगले पेशवा बने और 1761 से लेकर के 1772 तक ये चौथे पेशवा के रूप में रहे। इसके बाद आगे जिनका नाम आएगा, माधवराव प्रथम के बारे में आज ही आपने पढ़ा, अगला नाम आपको नारायण राव देखने को मिलेगा। नारायण राव आपको देखने को मिलेंगे। नारायण राव जो है ये पांचवें पेशवा के रूप में आपको देखने को मिलते हैं 72-73 में, 1772-73 में। लेकिन आपने देखा कि इनका वध कर दिया गया था
तो ये हमारे 5वें पेशवा रहे। और इनके बाद आपने देखा कि 6वें नंबर पर जिनका नाम आएगा वो यहां इनके पैरेलल चलेंगे और इनका नाम होगा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव। और आपको मालूम है कि रघुनाथ राव 1773 से 74 के बीच रहे और 74 में इन्हें अस्वीकार कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये 6वें पेशवा के रूप में कुछ समय के लिए हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन यही रघुनाथ राव आगे चल करके अंग्रेजों से जा मिलेंगे और फिर आगे कहानी समाप्त रहेगी। अब ये जो नारायण राव है, इनके बाद एक नाम आप और लिख सकते हैं, विश्वास राव। ठीक है, एक नाम आप यहां पर विश्वास राव लिख सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि विश्वास राव का तो काम खत्म हो गया था। कब खत्म हो गया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो नारायण राव के बाद जब रघुनाथ राव गद्दी पर बैठे, उसके बाद काउंसिल बनाई गई और काउंसिल ने किसको चुना था? माधव नारायण राव। किसको चुना? इनके बाद यहां से शुरू होंगे इनके बेटे जो हैं माधव नारायण राव, यानी को माधव राव द्वितीय कहा गया। और माधव राव द्वितीय के ऊपर मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा नाना फडणवीस का प्रभाव रहता था। इसलिए 1774 से लेकर के इनके बाद 1774 से लेकर के 1796 तक आपको जो शासक मिलते हैं प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यहां पर माधव नारायण राव मिलते हैं। ये आपके ये 6वें हो गए और ये 7वें नंबर पे पेशवा आपको यहां पर ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 7वें नंबर पे आपको ये पेशवा यहां पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि राघोबा का जो बेटा है, ये जो रघुनाथ राव है, इनके बाद राघोबा का बेटा बालाजी द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव जो द्वितीय हैं, ये बाजीराव द्वितीय गद्दी पर बैठे थे और 1796 से लेकर के 1818 तक ये रहे 8वें पेशवा के रूप में। और इनके नाम के आगे 8वां लिख सकते हैं। और फिर आपको मालूम है कि इन्हीं को कहां भेज दिया गया था? इन्हीं को बिठूर भेज दिया गया था। और इनके बाद आप धुंधु पंत का नाम देखते हैं, धुंधु पंत, जिनको पेशवा स्वीकार ही नहीं किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उत्तराधिकार नहीं स्वीकार किया गया। तो ये हमारी पेशवा वंशावली है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं एक के बाद एक। और इस पेशवा वंशावली से आपको काफी ज्यादा लाभ होगा, क्रम जो है वो सजाने में आपको काफी सहायता मिलेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब हम जो युद्ध हैं, आंग्ल मराठा युद्ध जो होंगे, उन आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में कहानी हम पढ़ेंगे आगे अगले एपिसोड में। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वगैरह जो हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसको हम 1818 तक से लेकर के और आगे तक खत्म करने का प्रयास करेंगे। और फिर आपका ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर हम आपको आंसर राइटिंग की तरफ लेके चलेंगे और इसमें से बनने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपके समक्ष सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से सजो करके आपने रखी होंगी। इसका रिवीजन भी करना होगा, रिवीजन भी करवाया जाएगा आपको। एमसीक्यू टाइप का कुछ सेशन हम रखेंगे जिसमें आप अच्छी तरीके से इसका रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो इस लेक्चर की पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं विरत दुबे 01 इस टेलीग्राम से। और आप हमसे सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, इस पर भी आप विरत दुबे 01 के नाम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप इसको स्कैन करें या फिर इस लिंक को टाइप करें, आपको आराम से हमसे जुड़ने को मिल जाएगा और पीडीएफ भी प्राप्त होगा। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक, कल मुलाकात करेंगे आंग्ल मराठा युद्धों के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाइयों बंधुओं को नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।